गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फाइनल एग्जाम के लिए रिवीजन शुरू कर लिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आपकी इस 9th क्लास के पूरे सेशन की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनके जो इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आपको यूज होने वाले हैं उनको हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक आप जो है वो घन और घनाभ के बारे में सीख चुके हैं, तो एक बार उसका कर लेते हैं फटाफट से रिवीजन कि ये आपका एक आकृति है जिसे आप कहेंगे घनाभ, क्योंकि घनाभ बनता है आयत से और ये दो एक आयत है, तो आप कहेंगे ये जो आकृति है ये घनाभ की है। ठीक है, और वैसे अगर हम बात करें तो एक और आकृति होती है जो जिसको हम कहते हैं घन। तो ये जो है ये आपका एक घन, इसको मान लीजिए। घन किससे बनता है? घन बनता है वर्ग से। ठीक है, तो हमने इनके क्षेत्रफल की बात कर ली थी, अब हम इनके आयतन की बात करेंगे। तो आपको अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला बिल्कुल ही अलग हो जाता है। घन और घनाभ का आयतन अगर निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये होता है कि घन और घनाभ के पास जो जो आयाम है उन सभी को आपस में गुणा कर लो। जैसे कि इसके पास जो L आयाम into है, B into F। ठीक है, एक इसके पास लंबाई है, एक इसके पास ऊंचाई है और एक इसके पास चौड़ाई है। तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे। घन के केस, सॉरी घनाभ के केस में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, जिसको आप इंग्लिश में लिखते होंगे कैसे? तो L इंटू बी इंटू एच किसका आयतन है? तो ये घनाभ का आयतन है। ठीक है, आयतन है, वॉल्यूम है। अब आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है कि आपका जो ये घनाभ है ये कुल कितनी जगह को घेर रहा है, कितनी जगह इसने घेर रखी है, और दूसरा अपने अंदर ये कितनी चीजों को भर सकेगा। जैसे कि एक, नहीं बेटा 6a² नहीं होगा, थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, जैसे कि एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर आप कुल कितने टॉफी डाल सकते हो, वो उसका आयतन हो जाएगा। उसमें कितनी टॉफियां आ रही हैं, उसमें कितने पानी आ रहा है डब्बे के अंदर, वो सब उसका आयतन होता है। ठीक है, बात करते हैं घन की। तो घन का आयतन निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही करेंगे। लेकिन हमें इस बात का पता है, हम ये बात जानते हैं कि घन में लंबाई हो चौड़ाई हो चाहे ऊंचाई हो सभी बराबर होती है, सभी को हम भुजा का नाम देते हैं। अब देखो, घन के लिए ये वाली जो चीज है ये लंबाई का काम ही तो कर रही है ना? ये वाली जो चीज है ये चौड़ाई का काम ही तो कर रही है, ये वाली चीज जो है ये ऊंचाई का काम ही तो कर रही है। लेकिन घन के सभी जो आपके ये होते हैं आयाम होते हैं, ये बराबर होते हैं, जिसको हम नाम देते हैं भुजा का। तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे कि घन के लिए लंबाई भी भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है और ऊंचाई भी भुजा है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देंगे भुजा की गुणा हो रही है भुजा में कितनी बार? 1 2 3 बार भुजा खुद को खुद से गुणा कर रही है, तो इसका मतलब इसका उत्तर आ जाएगा भुजा की घात कितनी? बताइए जरा। दो। तीन चार। तीन तीन तीन। 3। ठीक है, भुजा गुणा भुजा हो गया भुजा का स्क्वायर, एक और गुणा कर ले तो भुजा का क्यूब या फिर भुजा की घात 3। ये क्या है? तो ये आयतन है, इसको क्षेत्रफल मत समझना, ये आयतन है। आयतन का मतलब कि मान लो एक गिलास है, गिलास में आप कितना पानी भर सकते हैं वो उसका आयतन कहलाया जा सकता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे घन और घनाभ की हमने बात कर ली। आयतन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं होता, हार्ड एंड टफ रूल, की ऐसे ही इसको निकाल सकते हैं। आयतन आप जो है वो हर एक आकृति के लिए अलग अलग तरह से निकाला जाता है। घनाभ की बात करें, घन की बात करें, तो इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की गुणा करनी होती है। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो ये LBH ही रहेगा। लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम नाम देते हैं भुजा का, तो ये हो जाएगा भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा की घात में 3। ठीक है, तो अभी इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं अपनी अगली आकृति की तरफ। इसके हमने जो है वो क्षेत्रफल कर लिए थे, दोबारा से उनको हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सी आकृतियां हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं बेलन से। बेलन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमने ये सीखा था पिछली क्लास में कि अगर आपका घन वर्ग से बन रहा है तो वर्ग के क्षेत्रफल की मदद से आप घन का क्षेत्रफल निकालते थे। अगर आपका घनाभ आयत से बन रहा है तो आयत के क्षेत्रफल की मदद से आप अपने घनाभ का
क्षेत्रफल निकालते थे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो बेलन बन रहा है वो किस किस से बन रहा है, किस किस आकृति से बन रहा है, क्योंकि जिन आकृतियों से बेलन बनेगा उन्हीं की मदद से बेलन का क्षेत्रफल भी निकाला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपकी किताब की पेज नंबर 258 58 पर ये है, सब कुछ बुक में दिया है, मैं कुछ भी बाहर से नहीं करवा रही, जो आपको किताब में बताया है वही वहीं से हम सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि बेलन को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक आयत का हमने इस्तेमाल किया, आयताकार पेज कह लो, आयताकार कागज कह लो, जैसे कि आपके पास अगर अपनी अभी किताब है, कॉपी है, उस कॉपी या किताब के पेज को फाड़ना नहीं है, ऐसे ही फोल्ड करके देखो, वो भी आयत के आकार का है, उसको ऐसे फोल्ड करो तो कुछ इस तरह की आकृति बन जाएगी जो ऊपर से भी खुली है, नीचे से भी खुली है, मतलब कि बंद नहीं है ना। आप ऐसे पेज को गोल करोगे ना तो ऐसे साइड से ऐसा होगा, ऐसा कुछ दिखेगा, यहाँ से भी खुली, यहाँ से भी खुली, तो इनको हम कहते हैं कि अभी आकृति अधूरी है, ये पूरी नहीं है। तो जब आकृतियां अधूरी होती हैं, उनको ऊपर और नीचे से बंद नहीं किया गया होता है, तब तब उन आकृतियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। ध्यान से मेरी बात सुनो और इसको नोट भी कर लो अपने माइंड में कि जब जब आपकी आकृतियां ऊपर और नीचे से खुली रहेंगी, उनको ऊपर और नीचे से बंद नहीं किया जाएगा, तब तक उनका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अभी जब आपने अपने इस आयत को घुमाया या फोल्ड किया, अपने आयताकार पेज को जब फोल्ड किया, तो आपने देखा कि इसका ऊपर वाला हिस्सा भी खुला है, नीचे वाला हिस्सा भी खुला है, तो इट मींस इस आकृति में हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलो, एक तो इसने आयत का यहाँ पे हेल्प ली खुद को बनाने के लिए, किसने, बेलन ने। अब आयत की हेल्प ली, हमने देखा कि आयत की हेल्प तो उसने ली, लेकिन ऊपर से अभी ये खुला है, अगर सिर्फ आयत की मदद लेगा तो ऊपर से तो ये खुला है, क्योंकि आयत इसको बंद तो नहीं कर पा रहा, तो ऊपर के इस आकार को बंद करने के लिए हमें इसी आकार का कुछ चाहिए। तो पहले बताओ ये आकृति कौन सी है, इसे आप क्या कहते हैं, ऐसी आकृति को क्या वृत्त कहते हैं, मैम। वृत्त कहते हो। तो इसका मतलब हमें अगर इस बेलन को बंद करना है तो हमें वृत्त की जरूरत है। कितने वृत्त, 2 मैम। दो, ठीक है, क्योंकि हमें इसको ऊपर से भी बंद करना है, नीचे से भी बंद करना है, तो दो वृत्त हमें लगेंगे। तो ये टोटल मिल करके आपका पूरा का पूरा बेलन बनता है, ठीक है। जब इसमें सिर्फ आयत की मदद लोगे तो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, लेकिन जब आयत और दो वृत्तों की मदद लोगे तब आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इसका निकाला जाएगा, ठीक है। तो अभी करते हैं शुरू, क्योंकि हमने कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अकेला आयत ही चाहिए होता है, तो इट मींस अगर आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो आपको बस आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या है, होता है, तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पर, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लेकिन लंबाई गुणा चौड़ाई हमने तो नहीं देखा कि बेलन का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल ऐसा होता होगा, बना भले ही ये आयत से है, लेकिन फिर भी इसके जब हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ फर्क जो है वो आपको नजर आ जाएगा, जैसे कि निकलेगा इसी फॉर्मूले से, लेकिन क्या बदलाव आएंगे। तो चलिए पहले आकृति को ध्यान से देखते हैं, तब आप जो है वो फटाफट से समझ जाएंगे कि क्या हमने इसमें बदलाव लाने हैं, ठीक है। जब तक ये आयत था तब तक इसके पास दो चीजें थी, एक थी इसकी चौड़ाई, ठीक है, और एक थी इसकी लंबाई। अब हुआ क्या, अब हमने इस कागज को फोल्ड कर दिया है और हम देख पा रहे हैं कि जो इस आयत की चौड़ाई थी वो इस आयत की ऊंचाई बन चुकी है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जब आपने इसको ऐसे फोल्ड करोगे ना, ऐसे यहां से फोल्ड करोगे ऐसे करके, तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो बेलन की ऊंचाई बन चुकी है, और जो इस बेलन की लंबाई थी उसको आपने ऐसा गोल कर दिया, और लंबाई ने कौन सी आकृति ले ली, तो लंबाई ने जो है वो ये आकृति यहाँ पे ऐसे करके ले ली। कौन सी आकृति है, वृत्त की आकृति है, लेकिन हमें पता है कि ये जो चीज है ये पूरी खुली है, तो इसका मतलब है कि अंदर से ये पूरा खाली है, ये भरा हुआ नहीं है। तो लंबाई ने सिर्फ इस वृत्त की आउटलाइन बनाई है, इस वृत्त का जैसे आउटलाइन करते हैं ना, आप ड्राइंग बनाते हो बाहर से आउटलाइन करते हो, तो लंबाई ने भी क्या किया, वृत्त नहीं बनाया है,
बस वृत्त की आउटलाइन बनाई है, वृत्त का बाहरी हिस्सा बनाया है। कभी भी किसी भी आकृति के अगर आप अंदर की बात नहीं करते हो, बस बाहरी हिस्से की बात करते हो, तो असल में हम उस आकृति के परिमाप की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूं कि मेरे पास एक खेत है, मैंने खेत के चारों तरफ एक बाड़ लगाना है। अब बाड़ सभी को पता है, पूरे खेत में तो नहीं लगेगा, ऐसे तो आप बाड़ नहीं लगाते, पूरे खेत के अंदर बाड़ 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 लगा दिया, ऐसे तो फिर खेत ही खत्म हो जाएगा। बाड़ लगाया जाता है सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री पे, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो बाहर की भुजाएं होती है, ऐसे बाहर जो है वो बाड़ लगाया जाता है उसकी आउटलाइन पे, ठीक है। तो वैसे ही इस केस में हम इस खेत का परिमाप ज्ञात करते हैं, ना कि क्षेत्रफल। अगर मैं कहती कि मुझे फसल बोनी है, तो फसल आपकी बोई जाएगी पूरे खेत के अंदर, तब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। लेकिन जब बाड़ लगाना है तो बाड़ बाहर बाहर से लगता है, तब हम इसका परिमाप निकालेंगे। तो आप बताइए, यहाँ पर देखने पे आपको क्या लग रहा है, मैं वृत्त का क्या निकालूं, परिमाप निकालूं कि क्षेत्रफल निकालूं? परिमाप में। परिमाप, बिल्कुल सही, इसका हम परिमाप निकालेंगे। तो और वृत्त का जो परिमाप होता है, पहले तो लिख लो, सबसे पहले तो वृत्त का क्षेत्रफल लिख लो, जिनको भी नहीं याद अभी आ रहा है, वैसे तो हाँ थोड़ा बहुत हम भूल जाते हैं ना कभी कभी। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर की घात 2, ठीक है। और अगर बात करें वृत्त के परिमाप की, तो वृत्त के परिमाप को हम वृत्त की परिधि भी कहते हैं। वृत्त की हम इसको परिधि भी कहते हैं, तो परिधि मैंने यहाँ पे लिख दिया। और वृत्त की जो परिधि होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं 2πr, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिमाप या परिधि हो जाएगी 2πr। ये दोनों चीजें आपको बार बार काम आने वाली हैं इस प्रश्नावली के फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इनको याद रख लेना कि जब बात होगी बाहर वाले आउटलाइन की, तो हम कहेंगे वृत्त की परिधि है, 2πr है। जब बात होगी अंदर वाले हिस्से की, तो हम कहेंगे वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि चौड़ाई जो मेरे आयत की थी वो बन गई ऊंचाई, और जो मेरी लंबाई थी वो बन चुकी है वृत्त की परिधि। और वृत्त की परिधि जो होती है वो होती है 2πr। तो हम क्या करेंगे, अब इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को भर देंगे। मतलब कि जब तक ये आयत था तब तक इसके पास लंबाई और चौड़ाई थी, पर जब ये बेलन बन गया, तो इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे तो सेम लंबाई को चौड़ाई में ही गुणा करेंगे, लेकिन बेलन की जो लंबाई अब क्या बन जाएगी, मतलब जब आपने इस आयत को ऐसे गोल करके कर दिया ना, तो जो आपकी आयत की लंबाई थी वो बन गई 2πr, और जो आपकी आयत की चौड़ाई थी वो बन गई ऊंचाई। तो ये आपका जो है वो वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तब निकाला जाता है जब आपकी आकृति अधूरी होती है, जब उसका टॉप और उसका बॉटम, मतलब कि ऊपरी और निचला हिस्सा खुला रहता है, तब हम कहते हैं कि हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब बात करते हैं हम इसी आकृति के, मतलब कि बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी बच्चे लिख लीजिए 2πrh। और अब हम करने वाले हैं बात बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। कुल जहां पर लग गया वहां पर समझ जाना कि अब आपकी आकृति पूरी कंप्लीट है, पूरी तरह से बंद है, कोई किसी भी कोने से वो खुली हुई नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं बेलन बना लेती हूं ऐसे और ऐसे। अब जो मैं आपको समझाऊंगी बच्चों, उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि अभी तक जो मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला वो मैंने कितने हिस्से का निकाला। तो एक तो मैंने उसमें वृत्त की परिधि को शामिल किया था, मतलब कि इसको मैंने शामिल कर लिया है जो वृत्त का बाहरी हिस्सा है। और ये वाला जो मेरा हिस्सा है ये भी मेरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल हो चुका है। और इस वाले वृत्त की जो परिधि है वो भी मेरे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल हो चुकी है। कौन सा हिस्सा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में शामिल नहीं हुआ है, तो वो मैं आपको बताती हूँ, वो है हरे रंग का हिस्सा, मतलब कि ये अंदर वाला। क्यों? क्योंकि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हरा वाला हिस्सा था ही नहीं, ये खुला था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस पीले वाले हिस्से में, जो हमने पीला वाला हिस्सा निकाला है, उसमें हम इस हरे वाले हिस्से को जोड़ देंगे, तो खुद ब खुद आपके पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से मैं बताती हूँ, ये जो हिस्सा है जिसको मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, ये
और ये इतना हिस्सा हमने निकाल लिया था कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, जो था 2πr(h). इसमें अब हमने क्या जोड़ना है, तो ऊपर वाला हरा हिस्सा और नीचे वाला हरा हिस्सा। तो बताइए ऊपर वाला हरा हिस्सा क्या है और नीचे वाला हरा हिस्सा क्या है, मतलब आकृति बताओ क्या है और उस आकृति का क्या है, परिमाप है या क्षेत्रफल है? सोचिए और मैम एक बताइए। बार फिर से बताना। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने कहा कि हमने क्या किया, हमने अभी तक जो है वो इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया है। कितने का, तो इसकी आउटलाइन और इसकी भी आउटलाइन, मतलब परिधि, और ये जो पूरा आपका बीच का हिस्सा है, ये सारा, इतने का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया है। लेकिन हमारा जो बेलन है उसमें तो हरे वाला हिस्सा भी शामिल हो रहा है, पर अभी तक जो हमने इसका क्षेत्रफल निकाला है वो तो हमने इतना ही निकाला है। तो हरे वाले हिस्से को अभी तक हमने अपने क्षेत्रफल में शामिल नहीं किया था, क्योंकि ये हरे वाला हिस्सा क्या है, ये हमारे बेलन को बंद करने के लिए इस्तेमाल किए गए दो वृत्त है। तो अगर ये दो वृत्त हैं और ये अगर हमारे बेलन को बंद कर रहे हैं, तो बंद बाहर आउटलाइन से किया जाता है या अंदर के हिस्से से किया जाता है? सोचो। मैम बाहर के हिस्से से। लेकिन देखो बाहर का हिस्सा सिर्फ इतना होगा, ये आपका बाहर का हिस्सा हुआ और ये पूरा अंदर का। अब बताइए बंद करना है मैंने किसी को, तो कौन सा वाला लूं मैं, अंदर वाला या बाहर वाला? अंदर वाला मैम। अंदर वाला। और जब अंदर वाले की बात करते हैं तो क्या निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है। अब किसका हम अंदर वाला हिस्सा ले रहे हैं, तो इन दो वृत्तों का अंदर वाला हिस्सा ले रहे हैं। क्यों, अपने इस बेलन को बंद करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम अपने इस कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर हम क्या करें, वृत्त के इनका क्षेत्रफल को जोड़ दें, तो हमारे पास जो है वो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मुझे लगता है आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको फिर से यहाँ पे बताती हूँ। देखो इसको यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस वाली आकृति को। ये आपका बेलन है, ठीक है। हमने क्या किया अभी, तो हमने जो है वो इतने 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 और इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लिया था, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर हमें कुछ ऐसे ढक्कन की तरह भी कुछ दिख रहा है। अब इन ढक्कन का तो हमने एरिया निकाला ही नहीं, इनका तो हमने क्षेत्रफल निकाला ही नहीं। तो आपके जो काले रंग वाला हिस्सा है वो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, मतलब कि वो है 2πr(h). इस 2πr(h) में हमने इन दोनों ढक्कनों को भी जोड़ना है। ढक्कन है वृत्त के आकार के, और ढक्कन में जो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो निकाला जाएगा, क्योंकि ये हमारे बेलन को ढक रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसमें जमा कर देंगे, एक वृत्त का क्षेत्रफल πr² और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब जब आप इस सभी को आपस में जोड़ोगे, तब जाके आपके बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकल के आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 2πr(h) जमा में 2πr²। 2πr² क्यों लिखा, क्योंकि x प्लस x करते हो तो आप उसको 2x लिखते हो, πr² में πr² जोड़ोगे तो 2πr² बन जाएगा। अब यहाँ पे इसको और अगर आप खोल के लिखना चाहो तो 2πr(h) ऐसे का ऐसा, और ये बन जाएगा 2πr गुणा में r। क्यों, क्योंकि r का स्क्वायर हो रहा है, r की घात 2 है, तो r को हम यहाँ पे 2 बार गुणा में लिखेंगे। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो 2πr कॉमन आ गया, अंदर बच गया h जमा में r, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका है ऐसा। तो ये हमारे क्या निकल गया, ये हमारे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो निकल चुका है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि करना क्या है। पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया, आयत का इस्तेमाल किया, क्योंकि आयत से बन रहा था। तो आयत की लंबाई बन गई थी 2πr, चौड़ाई थी, इसकी चौड़ाई बन गई थी ऊंचाई, तो इसकी मदद से हमने वक्र निकाल दिया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में फिर आपने क्या करना होता है, ये जो वृत्त हैं जो आपके बेलन को बंद कर रहे हैं, इनका क्षेत्रफल भी जोड़ना होता है। तो आपके पास बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपने करना है बेलन के केस में। तो आप इसको साइड में लिख लीजिए, बेलन के बारे में आप इसको फॉर्मूले यहाँ पे लिख लीजिए कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। सब अपनी अपनी कॉपी पे इसको नोट कर लो। हम ये सीख रहे हैं कि फॉर्मूले बन कैसे रहे हैं, हम इसको जो है वो याद तो हम कर लेते हैं।
समझ रहे हैं कि आखिरकार ये बन कहां से रहे हैं। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr/h। 2πr उस आयत की लंबाई थी, h उस आयत की चौड़ाई थी, तो जब उसने बेलन को बना दिया तो वो 2πr/h बन गए। और बेलन के अगर हम बात करें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो हम क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप ऐसे लिख लेना। ठीक है, अगर आप इसमें ज्यादा कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहते तो आप लिख सकते हैं 2πr/h जमा 2πr²। इतना भी करोगे, इसको लेकर के भी अगर अपना प्रश्न हल करोगे तो भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। बात करते हैं कि कब लगाना होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कब लगाना होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए आपको एक प्रश्न आया जिसमें आपको कहा कि एक टंकी बनानी है। ठीक है, और टंकी सभी को पता है, टंकी हमारी ऊपर से भी बंद होगी, ढक्कन उस पे लगा हुआ होगा ऊपर का, और टंकी हमारी नीचे से भी बंद होगी, उसमें जो है वो नीचे उसका आधार होगा। ठीक है, तो अगर आपको दिख गया कि आपका बेलन जो है वो पूरी तरह से बंद है, ऊपर से भी बंद है, नीचे से भी बंद है, तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाएंगे। और अगर आपका सवाल ऐसा आता है कि आपको एक पाइप बनानी है, पाइप कैसी हो, जो ऊपर से भी खुली हो और नीचे से भी खुली हुई हो, तब आप लगाएंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, जब आपकी पूरी की पूरी आकृति बंद होती है तो आप उसमें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यूज करते हैं। जब आपकी आकृति जो है वो खुली होती है, जैसे कि ऊपर से ये खुली है, नीचे से भी खुली है, पाइप से आप फूंक मार पा रहे हो, ऊपर से भी खुली है, नीचे से भी खुली है, तब आप कहेंगे कि यहाँ पे आपने वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है। तो सवाल को देख लीजिएगा कि सवाल में क्या कह रहे हैं, ये कि आकृति बंद है या फिर खुली है। ठीक है, आपको सवाल में ऐसा समझाया गया होगा, मतलब क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा। तो ये था बेलन के बारे में। अभी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपनी अगली आकृति। जैसे कि आपको यहाँ दिया, देखो एक, अच्छा ये तो वृत्ताकार है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे शंकु की। शंकु क्या होता है और कैसे ये बनता है। शंकु आपने उदाहरण देखा होगा, जैसे कि टोपी होती है हमारी, बर्थडे में जब आप टोपी पहनते हो तिकोनी सी ऊपर को, तो वो शंकु के आकार की होती है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि शंकु के लिए जो फॉर्मूले हैं वो कैसे बने हैं। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने इस शंकु को यहाँ पे खोल दिया। जब शंकु को खोला, हम यहाँ पे ये सोच के चल रहे हैं कि शंकु एक कागज के टुकड़े से बना है। तो जब ये शंकु को ऐसे खोल दिया इन्होंने, तो शंकु जो है वो, शंकु का जो कागज था वो इस आकृति में खुला। ठीक है, ना तो ये पूरा वृत्त है, ना तो ये आधा वृत्त है, ये कुछ अलग ही तरह का है। जो हमने शंकु को जब खोला तो शंकु खुल करके ऐसी आकृति में खुला, कुछ इस तरह का। हमने अब इस आकृति का अगर हमें क्षेत्रफल पता लग जाए तो हम क्या कर पाएंगे, शंकु का क्षेत्रफल भी निकाल पाएंगे। अब इसके आगे जो हम करने वाले हैं वो हम अपनी मर्जी से करने वाले हैं। हमने इस कागज के टुकड़े को अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कुछ त्रिभुजों में बांट दिया। अपनी मर्जी से, हमें किसी ने नहीं कहा ऐसा करने को, हम खुद से कर रहे हैं। हमने इस टुकड़े को क्या किया, कुछ त्रिभुजों में बांट दिया, अपनी मर्जी के त्रिभुज बना दिए, कुछ छोटे कुछ बड़े। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस चीज को बच्चों आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मतलब सोचना पड़ेगा कि ये वाली जो इसकी तिरछी तिरछी साइड्स हैं, तिरछी तिरछी जो रेखाएं हैं, जब हम इस शंकु को खोलेंगे तो ये तिरछी रेखाएं कुछ इस तरह से खुल जाएंगी। ये जो आपको इसके कोने दिख रहे हैं, ये असल में क्या है, तो ये असल में ये वाली चीज है। ठीक है, ये वाली भी, और ये जो आपको दिख रही है ये वाली चीज है। ठीक है, तो हम कहेंगे जब हमने शंकु को खोला तो इसकी जो ये टेढ़ी टेढ़ी तिरछी तिरछी लाइनें थी वो कुछ इस तरह से खुल गई, और इन तिरछी लाइनों को कहा जाता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम कहते हैं एल। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक की जो लाइन है ये एल है। अगर ये एल है और अगर मैं इसको खोल के लिख रही हूं तो ये जो आपकी खुल के ये बनी तो ये भी तो एल ही कहलाई जाएगी। और अगर मैं इसको वृत्त का केंद्र मानूं, केंद्र से वृत्त की परिधि की दूरी अगर एल है, तो यहाँ पे जितने भी आपको ये रेखाएं नजर आ रही हैं, इन सभी की जो दूरी होगी और इन सभी का जो नाम होगा वो भी एल ही होगा। किस किस को ये पॉइंट समझ आया, वाई टाइप करें, डाउट है तो पूछ लें कि अगर यहां से यहां तक वाली जो ये रेखा है, अगर ये एल है तो ये सारी की सारी रेखाएं भी एल के नाम से ही जानी जाएंगी। ठीक है, डाउट है इसमें किसी को तो पूछ लीजिए बच्चों। एल कहां से आया, तो एल आया यहां से, शंकु को खोला है ना, तो शंकु की ये वाली चीज कहलाई जाती है एल। एल ही तो खुल के ऐसा बना, तो हम कहेंगे अगर ये एल है तो जितनी ऐसी रेखाएं हैं वो सभी एल है। ठीक है, अब ये त्रिभुज था तो हमने देखा कि
त्रिभुज से हमारा शंकु बन रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने कहा कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, आधार गुणा में ऊंचाई। अब क्योंकि हमने पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालना है, तो मुझे यहाँ पे जितने भी त्रिभुज नजर आ रहे हैं इन सभी का मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और उन सभी को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे इस पूरे शंकु का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 त्रिभुज बन रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, सभी के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ के लिखूंगी। 1/2 गुणा आधार B1 लिख दिया मैंने पहले के आधार को, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो ऊंचाई सभी की ये है, सभी त्रिभुजों की ऊंचाई ये काली काली जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये है, तो इसको हम कहेंगे कि ये तो एल है, क्योंकि अभी जो हमने सीखा कि यहां से यहां तक क्या था, यहां से यहां तक का एल था। पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल को जोड़ना है दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो 1/2 गुणा B2 गुणा एल, फिर तीसरे के क्षेत्रफल में 1/2 गुणा B3 गुणा एल। ऐसे करते करते जितने भी आपके पास त्रिभुज के क्षेत्रफल है उन सभी को आप जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब बताओ यहां से हम क्या क्या चीजें कॉमन ले सकते हैं। तो हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ सभी के पास, जितने भी आप अभी त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखोगे ना उन सभी के पास 1/2 भी होगा और एल भी होगा। तो आपने क्या किया, यहां से 1/2 और एल कॉमन ले लिया, यहां से 1/2 और एल कॉमन ले लिया, यहां से 1/2 और एल कॉमन ले लिया, आगे वाले आएगा वहां से भी 1/2 और एल जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो अगर ये चीजें कॉमन आ चुकी तो अंदर क्या क्या बचा, यहां बच गया B1 जमा का निशान, यहां बच गया B2 जमा का निशान, यहां बच गया B3 जमा का निशान, आगे वाले के पास बच जाएगा B4। ऐसे करते करते जितने त्रिभुज हैं उतने आपके पास B बच जाएंगे। अब ये B क्यों बच रहे हैं, जैसे हमने सभी को L माना वैसे हम सभी के आधार को सिर्फ B क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि इसका भी कारण है। हमने देखा कि ये जो रेखा थी यहां से यहां तक ये एल है, इसकी दूरी भी इसके बराबर, इसकी दूरी भी इसके बराबर, इसलिए हम कह रहे हैं कि सभी को एल कहा जाएगा। लेकिन अगर मैं आधार देखूं तो इस त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है, इस त्रिभुज का आधार यहां से यहां तक है, किसी के आधार बड़े हैं किसी के आधार छोटे हैं, इसलिए हमने आधार को बराबर नहीं माना। ठीक है, अपनी मर्जी की हमने, क्योंकि ऐसा हमें दिख रहा था कुछ त्रिभुज बड़े कुछ त्रिभुज छोटे, इनके आधार जब बराबर है ही नहीं तो बराबर कैसे माना जाए। तो इसके आधार को मान लिया B1, इसके आधार को B2, इसके आधार को B3, इसके आधार को B4, B5, B6, B7। ऐसे करते करते हमने क्या किया, सभी के अलग अलग आधार मान लिए। अब हम यहाँ पे आके फंस गए, इसके आगे क्या करें तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने देखा कि ये जो आधार है इनको जरा ध्यान से देखते हैं कि अगर हम इन सभी आधारों को ऐसे जोड़ते चले जाएं तो क्या बन रहा है। ठीक है, स्क्रीन नजर नहीं आ रही क्यों बेटा, 1 मिनट मैं यहां से फिर से रीशेयर करती हूँ, उसके बाद भी अगर नजर नहीं आएगी तो आप मुझे बता देना। अभी देखिए, अभी नजर आ रही है क्या? मैम अभी भी नहीं दिख रही। एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके मैम। ठीक है, देखो हमने देखा कि अगर हम क्या करें इन सभी आधार को, अभी हमने शंकु को खोल के रखा है, मैं इस कागज के टुकड़े से दोबारा शंकु बना दूं तो जितने भी ये आधार मुझे दिख रहे हैं ये सभी इस आकृति के बन जाएंगे। और ये आकृति कौन सी है, तो ये वृत्त की आकृति है। और ये क्या है, तो ये वृत्त की परिधि को बना रहे हैं, क्योंकि ये शंकु भी अभी ऊपर से खाली है, ऊपर से खुला हुआ है। तो यहाँ पे भी जो हम, तो आप बताओ, तो यहाँ पर जो हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं वो कौन सा निकाल रहे हैं, वक्र या फिर कुल। अगर ये आकृति ऊपर से खुली हुई है तो किस टाइप का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हैं? मैम दिख गई मैम। ठीक है, हाँ तो आंसर दीजिए बच्चों कि अगर ये आकृति ऊपर से खुली हुई है तो किस तरह का क्षेत्रफल इसका निकाला जाना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो कर मैम। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वक्र निकालें, क्योंकि हमने अभी पढ़ा जो आपकी आकृति अधूरी होती है जो पूरी तरह से बंद नहीं होती उसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चलो
बेस हम बात कर रहे थे आधार की, तो जितने भी आधार थे उन सभी ने मिलकर के क्या बना दिया, ये आकृति को बना दिया, वृत्त की परिधि बना दिया। तो इट मींस कि यहां पर अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का तो 1/2 ही रहेगा, एल का एल ही रहेगा, और जितने भी आधार थे वो सभी मिलकर के बन गए वृत्त की परिधि। और वृत्त की जो परिधि होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। अब इसको हमने हल करना है, 2 से 2 कट गया, हमारे पास l गुणा पाई आर बच गया। इसको अगर हम थोड़ा सा व्यवस्थित रूप में लिखें, थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, तो ये बन जाएगा पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल ये बन गया। तो ये क्या है, ये आपके शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए फटाफट से अपनी नोटबुक पे, कैसे ये बना। तो हमने इसको अभी भी सीख लिया कि हमारा शंकु था, उसको हमने खोल के रखा तो त्रिभुज में उसको बांट दिया। त्रिभुज में बांटने के बाद क्या हुआ, ऐसा कुछ आया कि सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल को हमने जोड़ने की कोशिश की, तभी तो हमारे इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकल पाएगा। तो हमने क्या किया, सभी का क्षेत्रफल निकाला, उनको जोड़ा, उनको जब जोड़ने लगे तो दो चीजें तो कॉमन आ गई, 1/2 और एल, जो कि सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल में थी। कौन कॉमन नहीं आ सके, तो आधार कॉमन नहीं आ सकते, क्योंकि किसी का आधार बड़ा था, किसी का आधार छोटा था। तो हम इनको b1 + b2 + b3 + b4 करके ऐसे ही लिखते चले गए। फिर हमने देखा कि अगर हम इन सभी आधारों को जोड़ दें तो सभी के सभी आधार ऐसे वृत्त का आकार बना रहे हैं, वृत्त की परिधि बना रहे हैं, और वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसलिए हम इसको इसकी जगह पे 2πr जो है वो लिख सकते हैं। और जब हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये उत्तर आ गया πrl। अब बात करें अगर हम शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो आप कोशिश करो उसका फॉर्मूला बनाने का, मैं आपको आकृति यहाँ पे बना के दे दूंगी, सोचो अच्छे से और बताओ। ये एक शंकु है, ठीक है, ये क्या है, ये एक शंकु है। हमने अभी तक क्या किया है, तो हमने अभी तक इस शंकु का कितना क्षेत्रफल निकाल लिया है, तो ये वाला हिस्सा, वृत्त की परिधि, और ये इतना हिस्सा है जो हमने क्षेत्रफल में निकाल लिया है। लेकिन हमने देखा कि नीचे से ये खुला हुआ है, ठीक है, नीचे से ये तो खुला हुआ है, पर हमें तो इसे बंद करना है। तो इसको बंद करने के लिए हम यहाँ पर कुछ लाएंगे, किस एक आकृति को लाएंगे, और उस आकृति की मदद से इसको हम बंद करेंगे। तो बताइए ये कौन सी आकृति होगी, और क्या आप कैसे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, सोचो। वक्र में ही कुछ जोड़ना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ही कुछ जोड़ना है, क्या जोड़ना है सोचिए और बताइए। वक्र आपका यहां से यहां तक है, सोचिए फटाफट से। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, जो हमने लाल वाले हिस्से का निकाला है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब अगर हम इतना ही क्षेत्रफल निकालते तो नीचे वाला हिस्सा तो बिल्कुल खुला रह रहा था, इसको भी तो बंद करना था, बंद करते तभी तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आता है। तो हमने क्या किया, हमने जब इसको बंद करने की कोशिश की तो हमें एक वृत्त की मदद लेनी पड़ी इसको बंद करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल को इसमें जोड़ देंगे, मतलब कि πrl जमा πr² कर दो, तो ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, किसका, तो आपके शंकु का। ठीक है, शंकु का क्या है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब आप इसमें अगर आप कुछ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, आप इसको लिख सकते हो πrl प्लस में r, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको इतना ही लिखना चाहें तो ऐसे भी सॉल्व करके आपका आंसर जो है वो आ सकता है। ठीक है, तो अभी हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमें जो है वो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसके लिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें r की जरूरत पड़ेगी और दूसरा हमें l की जरूरत पड़ेगी। r का मतलब होता है त्रिज्या और l का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। लेकिन सवाल में ये क्या करते हैं, सवाल में कभी कभी ना तो हमें तिर्यक ऊंचाई दी जाती है, ना ही हमें त्रिज्या दी जाती है, हमें क्या क्या दिया जाता है, तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको चाहिए
तिर्यक ऊंचाई और आपको चाहिए त्रिज्या, इन दोनों की मदद से ही आपका जो है वो क्षेत्रफल निकल पाएगा शंकु का, चाहे वो वक्र हो चाहे वो कुल हो, क्योंकि यहाँ पे भी एल आर चाहिए आपको और यहाँ पे भी एल आर चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन सवाल में अगर इसकी वैल्यू होगी ही नहीं तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो पहले सीख लेते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। त्रिज्या की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि आपको व्यास दिया गया होगा। व्यास अगर मैं कह रही हूं कि 50 सेंटीमीटर है तो बताइए त्रिज्या कितनी होगी। 25, बिल्कुल सही, 25 हो जाएगी आपकी त्रिज्या, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलो त्रिज्या तो हमने निकाल ली, आर तो हमने निकालना सीख लिया। क्यों? क्योंकि व्यास का आधा कर दीजिए तो आपकी त्रिज्या आ जाती है। व्यास को आप 2 से भाग करोगे आपको त्रिज्या मिल जाएगी। लेकिन एल कैसे निकाले, एल तो दिया ही नहीं है, एल की जगह पे आपको एच दिया होगा, ठीक है। एच का मतलब होता है साधारण ऊंचाई। जब तक आपको शंकु के केस में तिर्यक ऊंचाई ना दी जाए तब तक आप उसको ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं मानेंगे जब तक उसके आगे तिर्यक शब्द नहीं लिखा गया होगा। अगर सिर्फ ऊंचाई लिखा है तो इसका मतलब कि सिर्फ ऊंचाई ही दी गई है, तिर्यक नहीं दी गई है। तो मान लो ऊंचाई दी है आपको 10 सेंटीमीटर। अब तिर्यक ऊंचाई निकालनी है तो उसके लिए पहले फिर से एक बार शंकु बना लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर शंकु है। हमने देखा कि शंकु के पास एक तिरछी सी ऊंचाई है जिसको हम बार बार तिर्यक ऊंचाई कह रहे हैं और इसी का हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं शंकु का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस वाली का। लेकिन तिर्यक ऊंचाई के साथ साथ शंकु के पास एक साधारण ऊंचाई भी होती है जिसको हम नाम देते हैं एच। अगर मैं शंकु की साधारण ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई को ऐसे मिला दूं तो मैं देख पा रही हूँ कि ये जो यहाँ पे पूरी की पूरी आकृति बनी, ये एक त्रिभुज के आकार की आकृति बनी। और ये कैसा त्रिभुज है, तो ये समकोण त्रिभुज है। मुझे कैसे पता लगा कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण है, क्योंकि जो आपकी ऊंचाई होती है, जो आपकी एच होती है, वो रेखा होती है जो 90 अंश का कोण बना रही होती है। सीधी वाली जो खड़ी ऊंचाई होती है वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसलिए हम उसको ऊंचाई मानते हैं। तो अगर ये ऊंचाई है तो इसका मतलब ये यहाँ पे 90 का कोण बना रही होगी, ठीक है। और अगर मैं इस हरी वाली रेखा को देखूं तो ये मुझे वृत्त के बीच से होती हुई वृत्त के अंत तक जाती दिख रही है। मतलब मुझे दिख रहा है कि ये वृत्त की त्रिज्या का काम भी कर रही है, ये इस त्रिभुज का आधार भी है और इस वृत्त की त्रिज्या भी है। और बात करो इस रेखा की तो ये तो हमें पता है ये इसकी तिर्यक ऊंचाई है, मतलब कि एल है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, अपने इस एल के लिए, तिर्यक ऊंचाई के लिए एक सूत्र तैयार करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइथागोरस कहता है कि आपका जो कर्ण है उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसका वर्ग कर लीजिए। उसका जो वर्ग होगा वो किसके बराबर होगा, तो लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ठीक है। इसके बराबर हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग। किस किसके, तो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग करेंगे तो कर्ण का वर्ग आपको मिल जाएगा। कर्ण इस पूरी आकृति में कौन है, तो कर्ण है एल। तो एल का स्क्वायर यहाँ हो रहा है, एल का वर्ग हो रहा है। लंब का स्क्वायर मतलब लंब होता है जो 90 अंश का कोण बनाता है, जो कि एच रेखा है, एच स्क्वायर जमा का निशान, आधार का स्क्वायर मतलब कि आर का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस लगाई तो कुछ इनके बीच में ऐसा कुछ रिलेशन हमें नजर आया। लेकिन ये तो एल स्क्वायर की वैल्यू बता रहे हैं, हमें तो एल की वैल्यू चाहिए। तो एल का यहाँ पे अगर वर्ग हो रहा है और एल को अगर मैं अकेला छोड़ूं तो वर्ग चला जाएगा बराबर है के उस पार, और बराबर है के उस पार हमें पता है चीजें उल्टी हो जाती है। अगर यहाँ पे वर्ग हो रहा है तो बराबर है कि उस पार क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। इस पूरे के पूरे कथन का या पूरी की पूरी जो साइड है उसका जो है वो वर्गमूल हो जाएगा। और ये आपके एल के लिए फॉर्मूला तैयार हो गया कि अगर आपको प्रश्न में तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है लेकिन अगर आपको साधारण ऊंचाई दी है और आपको त्रिज्या पता है तो उन दोनों की मदद से आप एल निकाल सकते हैं। और एल की मदद से ही आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा, एल की मदद से ही आपका जो है वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकलेगा। एल के बिना शंकु का सवाल अधूरा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, अब एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं कि हमने कहा कि हमारी त्रिज्या जो है वो 25 है और ऊंचाई जो है वो 10 है। तो वर्गमूल लगा देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर
और यहाँ पर r का स्क्वायर मतलब कि 25 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है l। l बराबर है वर्गमूल 10 10 से 100, 25 25 625, और इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 725। और 725 किसी का भी वर्गमूल वैसे तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई संख्या ऐसी हो जिसका वर्गमूल होता हो तो आपने जरूर उसका वर्गमूल करके उसको यहाँ से बाहर निकालना है और l की साधारण वैल्यू निकालनी है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे अंदर 225 होता, ठीक है, तो 225 जो है वो 15 का वर्ग हाँ होता है, 225 15 का वर्ग होता है, तो 225 का वर्गमूल 15 होगा। वर्गमूल आपको बच्चों निकालना होगा खुद से, ठीक है। तो आपकी एल की वैल्यू आ गई 15। अब आप इसको अपने उसमें डाल दो फॉर्मूले में, और आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था शंकु के बारे में, जो जो भी आपको पता होना चाहिए था वो हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं आगे अगली आकृति की, जिसको कहा जाता है गोला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक गोला है ये, और गोला कैसे कैसे बना है, कैसे कैसे इसका सूत्र बनेगा वो भी सीख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक प्रयोग किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे आप साइंस में करते हो वैसे इन्होंने मैथ में एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया कि इन्होंने एक डोरी ली और डोरी से एक गोला बनाया। सबसे पहली बात तो ये कि गोले और वृत्त में अंतर होता है, आप गोले को वृत्त और वृत्त को गोला नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके पास यहाँ पे एक गोला बन रहा था एक डोरी की मदद से। अब क्या किया, जिन्होंने भी डोरी की मदद से गोला बनाया था उन्होंने इस डोरी को खींचा, मतलब पूरा बाहर निकाल दिया, और इस डोरी के मदद से कुछ वृत्त बनाए, ठीक है, वृत्त बनाए। तो उन्होंने देखा कि 4 ही वृत्त बन पाए, बराबर बराबर त्रिज्या के 4 वृत्त बन पाए, और डोरी इनकी खत्म हो गई। तो यहां से इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला, एक निष्कर्ष निकाला कि आपका जो एक गोला बनता है वो 4 वृत्तों की मदद से बनता है। जो गोला बनेगा वो 4 वृत्तों की मदद से बनेगा। तो इसका मतलब अगर गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आपको वृत्त के मदद से ही वो निकालना पड़ेगा। अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो बताइए गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। गोला 4 वृत्तों से बना है, एक का अगर पाई आर स्क्वायर है तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करें गोले के बारे में, तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैं बात करूं शंकु की, शंकु के पास हम इस वाले हिस्से को अगर इग्नोर करें तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। बात करें बेलन की, तो बेलन का अगर ऊपर वाला और नीचे वाले हिस्से को इग्नोर करें तो इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जाता है। अगर हम बात करें घन और घनाभ की, तो घन और घनाभ में भी क्या होता है, अगर ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को इग्नोर करें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन गोले के पास इग्नोर करने के लिए कोई पृष्ठ ही नहीं है, कोई सरफेस ही नहीं है जिसको हम इग्नोर कर सके, तो इसलिए इसका हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। और इसका होता ही नहीं है, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। अब बात करते हैं एक और चीज की, तो वो गोले से ही बन के आया। गोले का वक्र पृष्ठीय तो नहीं होता, लेकिन हाँ गोले को जब हम काट देते हैं बीचों बीच से तो एक नई आकृति बन जाती है जिसे कहा जाता है अर्धगोला, ठीक है। तो ये आपका है अर्धगोला। अर्धगोले को बनाने के लिए कितने वृत्त लगते हैं, तो इसको भी ध्यान से हम देखेंगे। हमने कहा कि आपका जो ये अर्धगोला है वो गोले का आधा है। अगर गोला 4 वृत्तों से मिलकर के बन रहा है तो अर्धगोला जो है वो 2 वृत्तों से मिलकर के बनेगा। यहां से यहां तक जो इसका हिस्सा है उसको बनाने के लिए 2 वृत्तों ने अपनी जो है वो हेल्प की हमारी। लेकिन हमने देखा कि अर्धगोले का ये वाला हिस्सा तो खाली रह गया, और अगर ये हिस्सा खाली है तो मतलब कि इसको भरना पड़ेगा। इसको भरने के लिए हमें क्या करना पड़ा, तो एक और वृत्त की मदद लेनी पड़ी। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि अर्धगोला असल में 2 नहीं बल्कि 3 वृत्तों की मदद से बनता है। तो अगर अर्धगोला 3 वृत्तों की मदद से बन रहा है तो इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, अगर ये 3 से बन रहा है तो वो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम इसी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो क्या हो जाएगा,
तो अब हम क्या करेंगे, जिस तीसरे वाले वृत्त से आपने इसके इस हिस्से को ढका था उसको इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक हिस्सा हमें मिल चुका है, हमें इस अर्धगोले का टॉप मिल चुका है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। जैसे शंकु में हम इसको इग्नोर करते थे, इसको इग्नोर करते थे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आता था, गोले में अगर इसको इग्नोर करें तो इसका वक्र आ जाएगा, अर्धगोले में सॉरी। तो ये यहां से यहां तक बन रहा है आपके दो वृत्तों की मदद से। ऊपर भी एक वृत्त आना था पर उसको हमने इग्नोर किया, इसको हमने ऊपर से खुला रखा, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। ठीक है, तो ये था गोले और अर्धगोले के बारे में। अब बात करते हैं हम अगली चीज की, जिसे कहा जाता है आयतन। तो आयतन हमने अभी सिर्फ घन और घनाभ का ही पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे सभी आकृतियों का आयतन एक ही बारी में, क्योंकि आयतन जो होता है उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए हम छोटी सी ट्रिक ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, थोड़ा फटाफट से उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, चलिए आयतन किसका, गोले का। आयतन मैंने लिख दिया, नंबर 1 है गोले का आयतन, 2 है अर्धगोले का आयतन, नंबर 3 है शंकु का आयतन, नंबर 4 है बेलन का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr3, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3। ठीक है, और इसका होता है 2/3 πr3, और शंकु का होता है 1/3 πr3, और बेलन होता है, सॉरी शंकु का मैंने गलत लिखा, शंकु का होता है πr²h, πr²h, और इसका होता है बेलन का सिर्फ πr²h। ठीक है, तो अभी देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, याद करने की ट्रिक देखते हैं कि गोले, अर्धगोले और शंकु के बटे में 3 है इनके बटे में। ठीक है, और इनका जो आपने ऊपर का याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, गोला बनता है 4 वृत्तों से, तो ऊपर आप लिख सकते हैं 4 बटे में 3 तो सभी के है, तो इसको आप ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे। ठीक है, सिर्फ बेलन में 3 नहीं है, बाकी तीनों में जो है वो बटे में 3 है। तो 4/3 πr³ गोले का अगर आयतन है तो अर्धगोला इसका आधा होता है, तो मतलब आपने इसका भी क्या कर देना है, आधा कर देना है, तो आधा कर दीजिए, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा 2/3 πr³। ठीक है, अब शंकु कैसे बनता है, तो शंकु के बटे में 3 रहेगा क्योंकि इनके बटे में भी 3 है। और बात करें शंकु की, तो शंकु में सिर्फ और सिर्फ एक ही वृत्त होता है ऐसा। ठीक है, एक ही वृत्त होता है, तो इस वृत्त को हम लिख देंगे यहाँ पे ऊपर 1 बटे में इसके 3 है तो 3 ही रहेगा। अब गोले के पास सिर्फ पाई होता था और आर होता था, इसलिए इसको हमने लिख दिया πr³। लेकिन शंकु के पास त्रिज्या के साथ साथ ऊंचाई भी है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 πr²h, और बेलन का जो आयतन होता है वो सिर्फ इतना ही होता है πr²h। तो इनमें जो आप कंपेयर कर सकते हो, इन तीनों में कर सकते हो, बेलन का थोड़ा सा हटके थोड़ा सा अलग होता है, शंकु का 1/3 हटा दो तो बेलन का आयतन बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए ये था हमने जो भी अभी हमने किया सभी आकृतियों के बारे में, इनके फॉर्मूले। अब इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी शुरू करते हैं। यहाँ से हमने जो जो चीजें पढ़ ली है वो कुछ इस तरह की है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा में भुजा का स्क्वायर, क्योंकि घन बना है वर्ग से, एक वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, तो घन बना है 6 वर्गों से, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर। उसके बाद बात करते हैं इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो पार्श्व का मतलब कि ऊपर वाले हिस्से को इग्नोर करो, नीचे वाले हिस्से को इग्नोर करो। घन के पास 6 पृष्ठ होते हैं, 6 सरफेस होते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो ऊपर वाले को और नीचे वाले को अगर इग्नोर करोगे, इसको आपने पृष्ठों को अगर इग्नोर कर दिया तो आपके पास कुल 4 पृष्ठ बचे, तो आपका इसका पार्श्व का एरिया बन जाएगा, क्षेत्रफल बन जाएगा 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, क्योंकि
4 ही सरफेसेस आपने इसमें यूज करने होते हैं, ठीक है। और इसके अगर आयतन की बात करें तो आयतन मैंने आपको भी बताया कि बना आयतन कैसे है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई से ही बना है, लेकिन क्योंकि घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर ही होती है, जिसको हम नाम देते हैं भुजा का, तो इसको आप भुजा की घात 3 ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में आसानी रहे, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ये था आपका घन, ये आपका घनाभ है। घनाभ की अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो वो हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब कि 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई जमहा चौड़ाई गुणा ऊंचाई जमहा ऊंचाई गुणा लंबाई। इसकी बात करें पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की तो ये हो जाता है 2 गुणा लंबाई जमहा चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। कि आप अगर एक आयत का परिमाप लिख लेते हैं, उसके परिमाप में h की गुणा कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अगर हम घनाभ के ही आयतन की बात करें तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है, तो इसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही लिखते हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर बात करते हैं बेलन की, तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। और जो बेलन का पार्श्व नहीं कहेंगे यहाँ पे, इस केस में कहा जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाता है 2πr h। और बात करें अगर इसके आयतन की तो इसका आयतन हो जाएगा πr² h, ठीक है। πr की घात 2h। πr² h कैसे बना, तो इसका भी छोटा सा सीख लो। इसके हम आधार जो होता है, इसका जो ये आधार होता है, इसका क्षेत्रफल ले लेते हैं। आधार इसका वृत्त के आकार का है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा πr²। और इसकी जो ऊंचाई है वो h है, तो πr² में h की गुणा करी तो हमारे पास इसका जो है वो आयतन आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। ये है, उसके बाद है आपके पास गोला, तो गोले का पार्श्व तो होता ही नहीं है। कुल की बात करें तो गोला बना है 4 वृत्तों से, तो हो जाएगा 4πr²। आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। यही फर्क होता है क्षेत्रफल और आयतन के फॉर्मूले में। यहाँ पे लगता है क्षेत्रफल में लगता है घात में 2 और आयतन में लगता है घात में 3, ठीक है। अब बात करते हैं अर्धगोले की, तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 3πr²। क्योंकि 2 वृत्त यहाँ लगे, एक वृत्त इसको ढकने में लग गया, 3 वृत्त लग गए टोटल, तो 3πr² हो जाएगा। और इसके पार्श्व की बात करें, पार्श्व नहीं कहेंगे यहाँ पे, वक्र कहेंगे। वक्र पृष्ठ की बात करें तो ये हो जाएगा 2πr²। आयतन की बात करें तो गोले का आधा 2/3 πr की घात 3, ठीक है। उसको बात करते हैं शंकु की। शंकु की जो स्लैंट हाइट होती है, जो आपकी तिर्यक ऊंचाई होती है, उसका क्षेत्रफल हो जाता है L वर्गमूल r² जमहा h²। ऐसे आप निकाल सकते हैं स्लैंट हाइट को, तिर्यक ऊंचाई को। उसके बाद देखो ये फॉर्मूला आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आते हैं, तो ध्यान से सीखो इन्हें। और इसके अगर हम बात करें कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो वो होता है πrl प्लस πr²। यहां से अगर आप कुछ कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन आने के बाद वो बन जाता है πrl प्लस r, ठीक है। इसकी बात करें अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो वो हो जाएगा πrl। और अगर बात करें इसके आयतन की, तो वो हो जाएगा 1/3 πr²h, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज की क्लास के लिए जो भी हमने आज पढ़ा, क्योंकि क्लास आपकी लास्ट थी, लास्ट क्लास में पूरी प्रश्नावली नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि सभी के सभी जो हमारे फॉर्मूला है वो हम कर लेते हैं। तो बच्चों आज की क्लास को चलिए हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय। ऐसा भी नहीं कह सकते कि मिलते हैं अगली क्लास में, क्योंकि अगली क्लास में शायद ना मिल पाए, ठीक है। तो इसलिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपने एग्जाम दीजिएगा, ठीक है बच्चों। गुड नाइट एंड बाय बाय।